नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। किस लिए? डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी के लिए। देखिए दोस्तों, जब ये विज्ञापन केवल आने की संभावना बनी थी तब भी हमने आपको एक वीडियो दिया था, जिस वीडियो में इसके बारे में कई बातें हमने स्पष्ट की थी। पर चूंकि जब ये विज्ञापन आ चुका है, हर बात स्पष्ट हो चुकी है, तो दो चार पॉइंट हैं जिनको लेकर बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे। इसलिए मैं ये वीडियो अलग से आपको बना रहा हूं, जहां मैं चर्चा करूंगा योग्यता, एज लिमिट, सैलरी और एग्जाम पैटर्न। इन चार बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए बेटी, सबसे पहली बात, अगर मैं यहां योग्यता की बात करूं कि भाई जो हमारी डी ट्रिपल एस वी की वैकेंसी है, तो भाई आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यहां जो भी बात करेंगे वो हिंदी भाषा के संदर्भ में बात करेंगे। तो अब डी ट्रिपल एस बी में हिंदी भाषा में कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो बहुत सरल सा एक चीज आपको जानना है बेटा कि हिंदी विषय के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण, हिंदी विषय के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण। कहने का मतलब है कि आपका बीए में हिंदी विषय होना चाहिए। अब यहां एक मामला फिर फंसता है। तमाम बच्चों के कमेंट बार बार आते हैं कि सर हमारा तो बीए सेकेंड ईयर तक ही हिंदी था, सर हमने थर्ड ईयर में हिंदी विषय छोड़ दिया था, तो सर क्या हम भर सकते हैं? तो देखो बेटे, यद्यपि जो विज्ञापन है उसे आपने भी पढ़ा होगा, उसमें जो पहला सबसे पहला दिया है योग्यता का, उसमें लिखा है कि ऑनर्स। तो ऑनर्स का मतलब होता है 3 साल से। लेकिन जो और करके दूसरा वाला स्टेप उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो अगर आप इस चीज पर गौर करें तो भाई सेकेंड ईयर तक हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वह विषय, उस विषय से हमें ग्रेजुएट माना जाता है। तो अगर इसका अर्थ यह है कि अगर बीए सेकेंड ईयर तक भी आपने हिंदी पढ़ी है तो आप दे सकते। ये बात किसी यूट्यूब वाले ने स्पष्ट नहीं की, वीडियो सबने बनाए, हर कोचिंग ने बनाया, पर इस पर कोई चर्चा नहीं किया। और हर बच्चे का यही कमेंट बार बार आ रहा है कि सर हम अगर बीए सेकेंड ईयर में था, हमने थर्ड ईयर में हिंदी नहीं पढ़ी, सर हम एग्जाम दे सकते हैं। भाई जिसकी थर्ड ईयर तक है उसे दिक्कत नहीं, बट उन्होंने जो सेकंड पैरा लिखा है, आर करके जो सेकंड पैरा लिखा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो अगर आपका स्नातक में हिंदी रहा है तो स्नातक आप 2 विषय 2 साल जिससे उससे माने जाते हैं, तो आप भर सकते हैं। चलो, अब दूसरी बात है कि क्या इसके लिए बीएड अनिवार्य है? तो बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं बेटा कि जो वैकेंसी आई है इसमें उन्होंने योग्यता में कहीं भी बीएड का उल्लेख नहीं किया है। इन्होंने योग्यता में कहीं भी बीएड का उल्लेख नहीं किया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बीएड होना चाहिए। हां, इन्होंने एक बात कहा है, क्या? सीटेट सेकंड पेपर ना, सीटेट सेकंड पेपर पास होना चाहिए। सीटेट सेकंड पेपर पास होना चाहिए। अब यहां भी एक समस्या फंसती है। समस्या यह फंसती है कि भाई ये वैकेंसी कहां की है? दिल्ली की है। चलो, जिनके पास दिल्ली की नागरिकता है उनकी तो मैं बात छोड़ दूं, पर मान लीजिए यूपी वाला भी इस फॉर्म को भरेगा, बिहार वाला भी इस फॉर्म को भरेगा, झारखंड वाला भी भरेगा, पश्चिम बंगाल वाला भी भरेगा, मतलब भाई जितने भी बच्चे हिंदी वाले हैं सब भरेंगे फॉर्म।
अब अगर ये फॉर्म भरते हैं तो इनके साथ एक समस्या रहती है, वो ये कहते हैं कि सर हम यूपी से हैं, हम 82 नंबर पाकर सीटेट पास हैं, तो क्या हम दिल्ली में एलिजिबल माने जाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि अगर आप दूसरे राज्य से हैं, मतलब दिल्ली के अतिरिक्त अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपको सीटेट में 90 अंक चाहिए। यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो कैटेगरी का लाभ मिलता है बेटे, वो अपने स्टेट में मिलता है हमको। हम जैसे ही अदर स्टेट में जाते हैं वहां जनरल में क्वालिफाई करना पड़ता है, और जनरल का पासिंग मार्क 90 नंबर है। इसलिए बिल्कुल आपका यह भ्रम भी मैंने दूर कर दिया। तो देखो, 3 बातों को लेकर आपका कंफ्यूजन था, और वो तीनों बातें मैंने स्पष्ट कर दी कि बीएड का कहीं उल्लेख नहीं है, सीटेट आप अदर स्टेट के हैं तो 90 नंबर होना चाहिए तभी भरेंगे, और जो उन्होंने सेकंड पैराग्राफ लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर स्नातक में आपका हिंदी एक विषय के रूप में है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। हां, इसमें एक खास बात और भी है। क्या? कि स्नातक में 45% अंक होना चाहिए, यह बाउंडेशन है। मतलब आपका जो है बीए में 45% नंबर होना चाहिए। अगर आप इससे कम नंबर हैं, मतलब कोई भी बच्चा, तो वो नहीं भरेगा। ये बात ध्यान रखिए। तो ये 4 चीजें योग्यता में महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने चारों आपको बता दी बेटा। अब हम दूसरी चर्चा करते हैं आयु सीमा की, क्योंकि इस बात को लेकर के भी बच्चे जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं। आयु सीमा, एज लिमिट। देखिए, मैं आपको यहां स्पष्ट स्पष्ट बता देता हूं बेटा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और पुरुष वर्ग में हैं, बालक वर्ग में हैं, तो आपकी आयु सीमा है 32 वर्ष। बड़े साफ शब्दों में, अगर आप अब देखिए, जो अदर स्टेट का जाएगा उसे भी यही आयु सीमा फॉलो करनी पड़ेगी। भाई ठीक है, हम अपने यूपी स्टेट में हैं, हमें आयु में जो रिलैक्सेशन मिल जाए दैट्स अनदर थिंग, बट अगर हम दिल्ली में भरेंगे तो हम भी 32 साल या उस मतलब 32 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए फॉर्म भरने के दिन तक, लास्ट डेट तक। ये बात ध्यान रखिएगा। कब तक? जिस दिन अंतिम तिथि होगी फॉर्म भरने की, जो है मतलब जो है सॉरी, जिस दिन फॉर्म भरना शुरू हुआ है उस तिथि तक आपकी आयु 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर 32 से ज्यादा होती है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, पुरुष, इनको बेटा एज में 3 वर्ष की रिलैक्सेशन है, मतलब +3, अर्थात ये 35 वर्ष तक भर सकते हैं। ठीक है। और एससी एसटी प्लस जो है आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, अर्थात ये 37 वर्ष तक की आयु फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर हम यही बात कर लें महिला वर्ग की, कि भाई महिला वर्ग का क्या हाल है, तो भैया देखो, महिला वर्ग के लिए उन्होंने कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा लिखा है कि महिला वर्ग के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा है। अब आप जनरल में हैं, बीसी में है, एससी में है, एसटी में है, फिजिकल हैंडीकैप्ड में है, ईडब्ल्यूएस में है, कुछ भी 40 वर्ष, सीधा सीधा 40 वर्ष। तो आयु सीमा का भी आपका बवाल, मतलब क्षमा करें, आपका जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई। तीसरी चीज, अब हम आ जाते हैं वेतन मान पर, ना वेतन मान पर। तो देखो बेटे, अगर हम वेतन मान की बात करें तो इसमें इन्होंने साफ साफ बताया है भैया कि जो आपका वेतन मान होगा वो 44,900 से लेकर
1,42,400 तक होगा। 7th पे स्केल, 7वां वेतन आयोग लागू है। वेतन, क्योंकि देखिए अभी ये इसलिए इन्होंने लिखा है बेटा कि कुछ राज्यों में अभी भी 5वां वेतन आयोग, 6ठा वेतन आयोग चल रहा है। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि यहां हमारा 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो हमारी जो सैलरी आपकी बनेगी वो 7th पे कमीशन के अनुसार बनेगी, और ये सैलरी होगी आपकी 44,900 से लेकर के और होगी वो 1,42,400, 1,42,400। ये आप जानते हैं बेटा कि इसके अलावा भी तमाम भत्ते वगैरह जोड़कर ये वेतन एक्स्ट्रा बन जाता है। ये 44,900 तो आपकी स्केल होगी ना, ये स्केल वेतन होगा ना, ये 44,900 तो स्केल वेतन होगा, पर इसके साथ भत्ते आदि लग करके ये वेतन मान के चलो कि 70 के आसपास बैठ जाएगा, जाकर वेतन हो गया। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी आपकी एक और दिक्कत रही है, उस पर भी मैं चर्चा कर दूं, और वो है परीक्षा पैटर्न। तो देखो बेटा, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने स्पष्ट आपको यह बात बताई थी कि इसमें सीधे सीधे आपके 2 पेपर होंगे। कितने पेपर बेटा? 2 पेपर। इसमें जो पहला पेपर होगा, इसमें रीजनिंग, मैं थोड़ा सा क्रम देखकर ही लिखूंगा, इसलिए कि ये इसी क्रम में रहेगा, इससे रिलेटेड मुझे कुछ आपको और भी बताना है। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, ये 5 होंगे। और प्रत्येक जो होगा बेटा वो 20-20 अंक का होगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये हमारा हो जाएगा 100 अंक। अच्छा, अब इसमें एक खास बात और भी आपको ध्यान रखना है, क्या कि जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी, मतलब कंप्यूटर पर जैसे आप एग्जाम देते हैं वो परीक्षा होगी। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, मान लीजिए हम हिंदी के आदमी हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम पहले हिंदी कर लें, नहीं खुलेगी, ये पहले रीजनिंग खुलेगी। जब आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करके या 5-10 जो भी है उसे जब करेंगे, तब अगला जब उसे सबमिट करेंगे तब अगला स्टेप खुलेगा, और अगले स्टेप में मैथ खुलेगा। ये नहीं कि हम सोचे कि हम रीजनिंग करने के बाद हिंदी खोल लें, नहीं खुलेगी, ये इसी क्रम में खुलेगा बेटा। सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीके जीएस, फिर मैथ, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी। तो इसलिए अपने हिसाब से सेट किए रहें और समय देखे रहें कि किस हिसाब से हमें करना है। दूसरी चीज, जो सेकंड पेपर आपका होगा, या ये कहिए कि दूसरा जो पेपर होगा, ये विषय का होगा, हिंदी विषय। अब देखो बेटा, हिंदी विषय का जो पेपर होगा ये भी हमारा पेपर 2 में विभाजित होगा। एक तो होगा हिंदी शिक्षण, हिंदी पेडोगॉजी, और दूसरा होगा हिंदी विषय। ये जो हिंदी विषय होगा इसके तहत आपका साहित्य, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, ये आएगा। और ये क्वेश्चन, ये जो है, ये सेकंड पेपर भी जो आपका होगा बेटा, ये भी 100 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। तो इस तरह से 200 नंबर, 200 अंक का 200 क्वेश्चन होंगे, मतलब इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक भी होगा और 100 प्रश्न भी होगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, परीक्षा ऑनलाइन होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी। 20-20 नंबर जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे चलेगा, ये और ये। ठीक है बेटा,
तो आप लोग जो है आप लोग ये सारी जितनी भी जानकारी थी, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी कि भाई परीक्षा पैटर्न क्या है, किस तरह से। अच्छा, अब हिंदी में तमाम बच्चों के मन में एक बात और भी उठती है कि सर कट ऑफ क्या होगी, कितना नंबर जाता है कट ऑफ। तो देखो बेटे, इसके पहले जो था वो फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाइंग था, ठीक है। तो पेपर तो अब भी वही है, ठीक है, लेकिन एक समस्या थोड़ी सी यहां आई है, और वो समस्या ये आई है बेटा कि जैसे फर्स्ट क्वालिफाइंग था और सेकंड था, तो पिछली बार जो हमारा वो था मतलब कुल मिलाकर के जो हमारा पिछली बार का था वो पद ज्यादा थे, दोनों ही जुड़ते थे पिछली बार भी, बट ये था कि पद ज्यादा थे। तो पुरुष 93 और महिला जो है वो 108 के आसपास जो है चयन बना था ना। तो भाई अब हमारा एक अंदाजा है कि लगभग 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान के चलो, मतलब पुरुष वर्ग में आप ये मान के चलो कि लगभग 117-18, और महिला वर्ग का आप मान के चलो वही, चूंकि महिला वर्ग में सीट ज्यादा रहती है पर बेटा मेरिट भी ज्यादा जाती है, तो इसलिए महिला वर्ग में आप मान के चलो कि वही 128-30 तक आपका चयन बन जाएगा। तो इस ढंग से क्वेश्चन करें, माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अच्छे से समझ बूझ के पेपर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर बढ़िया क्लासेस दी जा रही हैं। अपना एडमिशन लीजिए, विजय कोड यूज़ करिए VIJAY, और अपना एडमिशन लीजिए बेटा, और ये बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगा। लॉन्ग क्लासेस, शॉर्ट क्लासेस, प्रैक्टिस सब कुछ मिल रही हैं आपको। तो आपकी आई होप सारी समस्या यहाँ सॉल्व हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।